नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करेंगे, यानी कि 2016 से लेकर के 2024 तक के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और साथ ही बता दें कि इससे पहले हमने बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं, या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पे आपको सभी सेमेस्टर की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो ये आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है। तो कह रहा है लिख धातु का लोट लकार के रूप लिखिए। तो आपके लिख धातु के जो है लोट लकार के आपको रूप लिखना है। तो ये आपके लिख धातु के लोट लकार के रूप हैं। प्रथम पुरुष में लिखतु, लिखताम, लिखंतु। मध्यम पुरुष में लिख, लिखतम, लिखत। और उत्तम पुरुष में लिखानी, लिखाओ, लिखाम। ये आपका लोट लकार के रूप हो जाएंगे लिख धातु के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। श्लोक है खस दोषा दुर्रेरा हरातभ्या भूमति मिथ्या निद्रा तद्रा भवम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रा। तो आपको इसका जो है हिंदी अर्थ लिखना है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस तथा दीर्घ शत्रुता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही इसका जो है हिंदी में अर्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत में जो है दिए गए शब्दों का अनुवाद करना है। पहला है वह घर से विद्यालय जाता है। दूसरा है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। तीसरा है लड़के मैदान में खेलते हैं। और चौथा है राम रामपुर में रहता है। तो इन सभी का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला है वह घर से विद्यालय जाता है। तो इसका जो है संस्कृत में अनुवाद होगा सा गच्छात विद्यालयम गच्छति। दूसरा है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। तो इसका हो जाएगा युवाम संस्कृतम पठा था। और तीसरा है लड़के मैदान में खेलते हैं। तो इसका हो जाएगा बालका क्रीडाने क्रीडंती। ये जो है हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। और चौथे की बात करें राम रामपुर में रहता है। तो इसका हो जाएगा रामा रामपुरे निवसति। ये जो है इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। तो आपका शब्द हैं खगा, कुज्जरा, दांडीमा, गोधूमा, सरसिजम और नकुला, पिपीलिका, अश्वत्था। तो इन शब्दों का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। तो खगा मीन्स होता है पक्षी, कुज्जरा मतलब होता है हाथी, डांडीमा मतलब होता है अनार, गोधूनम मतलब होता है गेहूं, और सरसिजम मतलब होता है कमल, नकुला मतलब होता है नेवला, पिपीलिका मतलब होता है चींटी, और अश्वत्था मतलब होता है पीपल या सूर्य। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 11 से 19 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो आपसे 11 से 19 तक के संख्याओं को जो है संस्कृत में लिखने को बोला है। तो चलिए देखते हैं। तो 11 का हो जाएगा एक दशा, 12 को हो जाएगा द्वादशा, 13 को जो हो जाएगा त्रयोदशा, 14 को हो जाएगा चतुर्दशा, 15 को हो जाएगा पंचदशा,
16 का हो जाएगा षोडशा, 17 का हो जाएगा सप्तदशा, 18 का हो जाएगा अष्टदशा और 19 का हो जाएगा एकोविंशति या नवदशा। ये जो है आपका 11 से लेकर के 19 तक जो है संस्कृत में गिनती हो गई। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत शिक्षण में जो है वीडियो क्लिप का क्या महत्व होता है। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व। तो पहला आपका पॉइंट है वीडियो क्लिप छात्रों को ध्यान आकर्षित करने और उन्हें संस्कृत भाषा सीखने में अधिक रुचि रखने में मदद करती है। दूसरा आपका है वीडियो क्लिप दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के शिक्षण प्रदान करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा आपका पॉइंट है कि वीडियो क्लिप छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कौशल में सुधारों करने में जो है मदद करती है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा कि इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर जो है उतारा जा सकता है। पांचवा आपका पॉइंट बनेगा स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था है। और छठा आपका बनेगा इसमें प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। तो यही जो है आपके प्रतिलिपि के जो है विशेषताएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं, इनका चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत में आपसे विभक्तियां पूछा है। तो बता दें संस्कृत में जो है 7 विभक्तियां होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। एक तरफ आपका विभक्ति है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो है चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 7 होती हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव या पृथक। और अगला है संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे हो भो अरे। तो यही जो है 7 प्रकार की विभक्तियां होती हैं। नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ गए हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो नेक्स्ट ईयर का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न आया था, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए जान लेते हैं दीर्घ संधि को। इसका सूत्र होता है आका सर्वेण दीर्घा, ये सूत्र होता है। और बता दें समान वर्णों के योग से शब्दों से जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ अर्थात दीर्घ बड़ा अक्षर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रीली हो जाते हैं। अर्थात दो सजातीय स्वर आसपास आते हैं तो दोनों वर्ण के मेल से जो सजातीय वर्ण जो है दीर्घ स्वर हो जाता है। और यही जो है दीर्घ संधि की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे छोटा आ मिल करके बड़ा आ बनता है। और इसके उदाहरण में अद्य धन अपि तो अद्यपि हो जाएगा। विद्या धन आलय तो विद्यालय हो जाएगा। हिम धन आलया तो हिमालय हो जाएगा। विद्या धन अर्थी तो विद्यार्थी हो जाएगा। ये जो है दीर्घ संधि के जो है उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण के जो है कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी संस्कृत व्याकरण शिक्षा के उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। पहला आपका भाषा ज्ञान। तो इस पे आप लिखेंगे संस्कृत व्याकरण भाषा के नियमों और संरचना को समझने में मदद करता है। यह भाषा का शुद्ध और प्रभावी उपयोग करने में जो है सहायक होता है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा भाषा क्षमता। तो इसमें जो है आप लिखेंगे यह जो है शब्दावली का विस्तार करने और भाषा की गहरी समझ विकसित करने के लिए जो है सहायक होता है। यह बोलने, लिखने, सुनने और समझने की क्षमता को जो है विकसित करने में मदद करता है। अगली आपकी हेडिंग पड़ेगी तीसरी जो है वैचारिक सोच। तो इस पे आप लिखेंगे संस्कृत व्याकरण जो है वैचारिक सोच और तर्क करने की क्षमता को जो है विकसित करता है। नेक्स्ट आपकी पांचवी हेडिंग पड़ेगी सांस्कृतिक मूल्य।
तो इस पे लिखेंगे सांस्कृतिक व्याकरण भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समझने में जो है मदद करती है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ेगी बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास में लिखेंगे संस्कृत व्याकरण बौद्धिक विकास और ज्ञान की जो है वृद्धि में जो है सहायक होती है। तो यही जो है आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गम धातु लोट लकार के रूप लिखिए। तो आपसे पूछा है कि गम धातु के लोट लकार के आपको रूप लिखना है। तो गम धातु के लोट लकार के रूप आपके होंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावा, गच्छाम। ये आपका गम धातु के लोट लकार के रूप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनु तथा अव उपसर्ग से बने संस्कृत के दो शब्द लिखिए। तो आपसे अनु और अव जो है उपसर्ग से संस्कृत से दो नए शब्दों का जो है पूछा है। तो सबसे पहले बता दें, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, ये याद रखिएगा। तो अनु से जो है गच्छति में जो है अनु उपसर्ग लग जाएगा तो अनुगच्छति बन जाएगा। भव शब्द में अनु लग जाएगा तो अनुभवा हो जाएगा। चर शब्द में अनु उपसर्ग लग जाएगा तो अनुचरा हो जाएगा। और अगर बात करें अब अव शब्द की, तो अव शब्द के उदाहरण देख लेते हैं। कृपा शब्द में अव उपसर्ग लग जाने पर अवकृपा बन जाएगा। गुण शब्द में अव उपसर्ग लगने से अवगुण बन जाएगा। लोकनम शब्द में अव उपसर्ग लगने पर अवलोकनम बन जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो आपको इस श्लोक का जो है हिंदी में अर्थ लिखना है। श्लोक है कर्मेण वाधि करास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो स्वस्थ कर्मणि। तो इसका आपको हिंदी में जो है अर्थ लिखना है। तो बता दें इसका हिंदी अर्थ होगा कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कर्म को फल के लिए नहीं करना चाहिए। ये आपका इसका श्लोक का हिंदी अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तवत्य एवं कत्व प्रत्यय लगा करके संस्कृत के दो शब्द लिखिए। तो आपसे पूछा है कि तवत्यम एवं कत्व प्रत्यय लगा करके संस्कृत के दो शब्द आपको लिखने हैं। तो पहले ही बता दें कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो है सब पहले लगते हैं। तो इसमें कृत जो है शब्द में तत्यय प्रत्यय लगा देंगे तो कर्तव्यम हो जाएगा। और गम में जो है तत्यम प्रत्यय लगा देने से कर्तव्यम हो जाएगा। दृश्य शब्द में तत्यत प्रत्यय लगा देने से दृश्यम हो जाएगा। और अब बात करें कत्व शब्द की प्रत्यय की, तो क्री शब्द में जो है कत्व प्रत्यय लगा देने से कृत्वा हो जाएगा। पा शब्द में कृत्वा प्रत्यय लगाने से पित्वा हो जाएगा। और गम शब्द में कृत्वा प्रत्यय लगाने से गत्वा हो जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। तो आपको दिए हैं 3 वाक्य दिए हैं, इनके आपको संस्कृत में जो है अनुवाद करने हैं। तो पहला है राम सदा सत्य बोलता है, दूसरा है मैं काम करता हूँ, तीसरा है वे दोनों घर जाते हैं। तो पहला राम सदा सत्य बोलता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा रामा सदा सत्यम वदति। दूसरा मैं काम करता हूँ, इसका जो है संस्कृत में अनुवाद होगा अहम कार्य करोति। और तीसरा वे दोनों घर जाते हैं, इसका जो है संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा तौ गृहम गच्छता। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो बता दें यहाँ पर आपसे पूछा है कि द धातु का लेट लकार में रूप लिखिए।
तो आपसे दा धातु का लट लकार में रूप पूछा है। तो ये जो है आपका दा धातु का लट लकार का वर्तमान काल का जो है आपसे रूप पूछा है। तो इसका हो जाएगा ददाति, दत्या, ददति, ददासी, दथ्या, दत्य, ददामी, ददावा, दध्म। ये जो है आपका दा धातु का लट लकार अर्थात वर्तमान काल में जो है रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। तो आपको श्लोक दिया है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टायम धर्म संपदायनार्थाय सर्वामि युगे युगे। तो इसको आपको श्लोक का हिंदी में अर्थ बताना है। तो बता दें, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं श्री कृष्ण प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यही जो है इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। ये दोस्तों गीता से के श्लोक से लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 से 10 तक की गिनती को संस्कृत में लिखिए। तो आप सभी अच्छे से 1 से 10 तक की गिनती को जो है लिख लेंगे। तो 1 का हो जाएगा एका, 2 का हो जाएगा दो, और अन्य का देख लेते हैं। तीसरे का हो जाएगा त्रया, 4 का हो जाएगा चरत्वा, 5 का हो जाएगा पंचा, 6 का हो जाएगा षष्ठ, 7 का हो जाएगा सप्त, 8 का हो जाएगा अष्ट, 9 का हो जाएगा नव, और 10 का 10। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 10 तक की गिनती आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्यदृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत शिक्षण में जो है श्रव्यदृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता होती है, आपको संक्षेप में उस पर टिप्पणी करनी है। तो बता दें, संस्कृत शिक्षण में श्रव्यदृश्य साधनों का प्रयोग मुख्य प्रयोजनों विद्यार्थियों के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को जो है क्रियाशील बनाना है। श्रव्यदृश्य सामग्री में जो है नवीनता का प्रयत्न निहित रहता है। यह छात्रों के जो है ध्यान को केंद्रित करती है तथा पाठ में जो है रुचि उत्पन्न करती है, जिससे वे प्रेरित होकर के नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित अर्थात लालसा उनमें उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों को जो है लिखना है। तो आपसे स्त्रीलिंग का जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का पूछा है। तो यहाँ पर हमने पूरा करवा दिया है। तो देख लीजिए, इसका जो है प्रथमा और द्वितीय का पूछा है। तो प्रथमा में जो है आपका सा ते ता हो जाएगा, और द्वितीय में जो है ताम ते ता हो जाएगा। यही जो है इतना ही आपको लिखना है। इसमें हमने PDF में पूरा जो है करवा दिया है। ठीक है, इतना ही आपका ये उत्तर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको 4 जो है वाक्य दिए हैं और इनको जो है आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला आपका दिया है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। दूसरा दिया है, तुम कहाँ रहते हो। तीसरा दिया है, श्याम पैर से लंगड़ाता है। चौथा दिया है, पेड़ से फल गिरते हैं। ये आपके 4 वाक्य हैं, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद बताना है। तो पहले का, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। दूसरा है, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका हो जाएगा तुम कुत्र वससि। और तीसरा है, श्याम पैर से लंगड़ाता है, तो श्यामा पादेन गत्या अस्ति। ये जो है इनके संस्कृत अनुवाद हो जाएंगे। और लास्ट वाला, पेड़ से फल गिरते हैं, तो इसका हो जाएगा वृक्षात् फलन पतति। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो कह रहा है
5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। तो आपसे पूछा है कि 5 से 15 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखना है। तो 1 का हो जाएगा एका, 2 का हो जाएगा द्वौ, 3 का हो गए त्रया, 4 का हो जाएगा चरत्वा, 5 का हो जाएगा पंचा, 6 का हो जाएगा षष्ठ और 7 का हो जाएगा सप्त, 8 का हो जाएगा अष्ट, 9 का हो जाएगा नव, 10 का हो जाएगा 10, 11 का हो जाएगा एकदशा, 12 का हो जाएगा द्वादशा, 13 का हो जाएगा त्रयोदशा, 14 का हो जाएगा चतुर्दशा, 15 का हो जाएगा पंचदशा। तो 5 से लेकर के 15 तक की इस प्रकार आपका संस्कृत में गिनती हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखिए। तो आपको संस्कृत के सभी माहेश्वर सूत्रों को लिखना है। आप सभी को पता होगा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए 14 माहेश्वर सूत्रों को। ठीक है, इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1 से 7 तक इस स्लाइड में है और बाकी 7 जो है दूसरी स्लाइड में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत भाषा के महत्व का पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। तो आपको संस्कृत भाषा के महत्व को जो है संस्कृत भाषा में जो है 5 वाक्यों के लिखना है। तो पहला आपका आप लिख सकते हैं कि सर्व सामेतासाह भाष्यम इयम जननी, यानी कि ये जो है सभी भाषाओं की जननी है। अगला लिखेंगे संस्कृत भाषा विश्यति सर्वासु भाषायु प्राचीनम भाषा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में से सबसे प्राचीन भाषा है संपूर्ण विश्व में। अगला लिखेंगे संस्कृत भाषयो भारतस्य प्राणम भूता भाषा अस्ति राष्ट्रेन ऐक्यच समामति भाषा अस्ति। ठीक है, चौथा आपका बनेगा संस्कृत भाषा सर्वे जनाम आर्याणम सुलभा शोभनाम गरिममयी च संस्कृत भाषा वाणी अस्ति। और पांचवा आपका वाक्य होगा संस्कृत भाषा संरक्षणाय वयम संस्कृत पठम प्रचारम च अस्वयं करीणम। ये आपका जो है 5 जो है वाक्य हो जाएंगे संस्कृत भाषा के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का जो है उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का आपको उल्लेख करना है। तो पहला आपका हेडिंग पड़ेगा कि संस्कृत शिक्षण विधियां जो है निम्नलिखित हैं। पहले आपका आगमन विधि, दूसरा जो है निगमन विधि, तीसरा जो है संश्लेषणात्मक जिसे आप विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं, चौथा आपका प्रश्नोत्तर विधि, पांचवा जो है करके सीखना, छठा जो है शोध विधि, सातवां जो है प्रोजेक्ट विधि और आठवां जो है डाल्टन विधि। यही जो है संस्कृत शिक्षण की जो है 8 प्रकार की विधियां होती हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है अनुकरण वाचन एवं स्वस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि अनुकरण वाचन एवं स्वस्वर वाचन क्या होते हैं। तो आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी अनुकरण वाचन। तो बता दें कक्षा में जो है शिक्षक के वाचन के उपरांत बच्चे द्वारा दोहराया जाने वाला अनुकरण वाचन कहलाता है। कहने का मतलब जो भी पाठ को शिक्षक पढ़ा देता है उसी का जो है स्मरण करना अर्थात दोहराना जो है इसी को अनुकरण वाचन कहा जाता है। और स्ववाचन, तो स्ववाचन में क्या होता है, स्वर के साथ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को स्वर कहते हैं अर्थात सस्वर वाचन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत में लिंग के भेद को उदाहरण सहित लिखिए।
तो संस्कृत में जो लिंग होते हैं उनको जो है आपको उदाहरण सहित बताना है। तो बता दें संस्कृत में लिंग के भेद निम्नलिखित हैं। तो जब हमने अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी की क्लास लिया था तो वहाँ पर भी बताया था कि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। यही जो है 3 प्रकार के संस्कृत भाषा में जो है लिंग होते हैं। अगर इसी में हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, वहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आइए एक एक करके जान लेते हैं पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग क्या होता है। तो बता दें पुल्लिंग वे शब्दों जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे जो है पुल्लिंग कहते हैं, जैसे सुरा, देवा, शिवा, काला इत्यादि। आप उदाहरण जो है हिंदी के शब्दों को मत लिखिएगा क्योंकि आपका संस्कृत का पेपर है, तो आप उदाहरण भी संस्कृत में ही दीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। अब आप बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी, शिवा, विसती, नदी, हादि इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब अगले लिंग को, नपुंसक लिंग को। तो नपुंसक लिंग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में नहीं रखा जाता है, उन्हें जो है नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे महत्वम, सौंदर्य, माधुर्यम, दानम इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको कुछ शब्द अर्थात वाक्य दिए हैं, इनको आपको संस्कृत में जो है अनुवाद करना है। पहला है गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, दूसरा है गुरु को नमस्कार है, तीसरा है राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, और चौथा है श्याम पिता के साथ गया। इन सभी वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इसका हो जाएगा गणेशाय मोदका रोजते। दूसरा है गुरु को नमस्कार है, तो इसका हो जाएगा गुरुम नमामि। तीसरा है राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, तो इसका बनेगा रामा अध्ययनार्थ काशी गच्छति। और लास्ट है श्याम पिता के साथ गया, तो इसका बनेगा श्यामा पित्रा सह आगच्छत। ये जो है इस प्रकार से इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का संस्कृत में लिखिए। तो आपको 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं को हमने प्रीवियस ईयर के जो है यानी कि जो पीछे क्वेश्चन पेपर हमने कवर किया था उसमें भी किए हैं, तो आपको समय हम नहीं बर्बाद करना चाहते। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये जो है आपका 1 से 10 तक की गिनती हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक की आप संस्कृत में गिनती का अभ्यास करके जाइएगा, आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का जो है आपको उल्लेख करना है। तो पहला आपका प्रश्नोत्तर विधि होती है, दूसरा आपका प्रोजेक्ट विधि, तीसरा जो है वार्तालाप विधि, चौथा जो है चित्र विधि, और 5वीं जो है लेखन विधि। तो इन सभी विधियों को एक एक करके जान लेते हैं। पहला आपका प्रश्नोत्तर विधि है। तो इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि में। दूसरी आपकी हेडिंग बढ़ेगी प्रोजेक्ट विधि। तो इस विधि में पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों द्वारा उठाई जाती है। उस समस्या को हल करने के लिए सहकर्मियों के एक दूसरे समूह से योजना बनाई जाती है। पारस्परिक सहयोग से समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली विधि पे। तो अगली आपकी विधि है वार्तालाप विधि। तो इसमें क्या होता है कि वार्तालाप विधि को एक लोकतांत्रिक विधि के रूप में माना जाता है। इसमें शिक्षार्थियों को जो है अधिक सक्रिय रहना पड़ता है।
यह सदैव एक विद्यार्थी के केंद्रित विधि है। इस विधि में बच्चों से वार्तालाप अर्थात बातें करते हुए उन्हें पशु पक्षियों, फल फूल आदि के विषय में जानकारी दी जाती है और बातों बातों में बच्चा पहचानने लगेगा और रोज़ अभ्यास से वह सारी चीज़ें आसानी से सीख जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले विधि को। अगली जो विधि है चित्र विधि। तो बता दें, इस विधि में बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे आम, इमली का चित्र दिखा करके आम, इमली बोलना तथा लिखना सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं अगली विधि को, लेखन शैली। तो ये क्या होती है? निबंध लेखन तथा लेखन जीवंत परिचय, लेखन, नाटक, संवाद लेखन, पत्र लेखन आदि को लिख करके एवं छात्रों को हम स्वयं लिखने के लिए कह कर आदि माध्यम से संस्कृत शिक्षण में लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो बता दें, संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संस्कृत का लगभग हर शब्द अनंतरा धातुओं के रूप का तोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें, धातुएं कृत धातु, स्था धातु, ज्ञा धातु, युज धातु, अन धातु, जन धातु, ये सभी उदाहरण आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और संस्कृत में सम प्लस क्रा मिलके कुत बनाता है। उपसर्ग धातु प्रत्यय होता है। धातु धा प्लस तिन से मिलकर के बना है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत भाषा में वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत भाषा में वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बता दें, संस्कृत भाषा में वर्णमाला को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग और चौथा अनुस्वार। इन्हीं 4 भागों में संस्कृत भाषा में वर्णमाला को बांटा जाता है। आइए एक एक करके सभी को जान लेते हैं। पहला आपका स्वर था, तो स्वर को जान लेते हैं। स्वर वे वर्ण स्वरम उच्चारण होते हैं, अर्थात जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, याद रखिएगा। यह 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं व्यंजन वर्णमाला को। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी व्यंजन वर्णमाला। तो बता दें, वे वर्ण जो स्वयं उच्चारित न हो करके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्णमाला कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अंतस्थ व्यंजन, दूसरा आपका स्पर्श व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। और अब बात करते हैं विसर्ग वर्णमाला की। तो ये आपका विसर्ग वर्णमाला, जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि हा शेष रहती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। इनको वर्ण के बाद 2 बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आ में आ के बाद 2 बिंदी लगा देने से आहा बन जाता है, और प्रातः में लास्ट में 2 बिंदी लगी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब अगले पॉइंट को, अनुस्वार वर्णमाला को। तो अनुस्वार, जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि या शेष रहती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ण ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा आ में ऊपर बिंदी लगाने से अन्न बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए।
तो हमने यहाँ पर ढेर सारे जो है फलों के नाम संस्कृत में लिखे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला आपका सेब, तो इसे जो है संस्कृत में सेवम कहते हैं। अंगूर, अंगूर को जो है द्रक्षा फलम कहते हैं। आम है, आम को जो है आम्रम कहते हैं। खजूर, खजूर को जो है खरजूरम कहते हैं। केला को कदी फला कलिदा कहते हैं। और नारियल को नारी केला कहते हैं। अमरूद को अमृत फलम कहते हैं और लीची को लीचका कहते हैं। तो इनमें से आपको 4 लिखने थे, जो कि हमने ढेर सारे आपको बता दिए हैं, पूछ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। तो अभी हमने बताया था वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप के बारे में 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर भी जान लेते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप का महत्व। तो पहला आपका पॉइंट बनेगा, वीडियो क्लिप छात्रों को सीखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा आपका होगा, इसके माध्यम से पाठ्य वस्तु सार्थक व बोधगम्य बन जाती है। तीसरा आपका बनेगा, छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च व स्थायी बनाने में। चौथा आपका बनेगा, पाठ्य वस्तु को सजीव रूप से प्रस्तुत करने में। पांचवा आपका बनेगा, पढ़ने में जो है आनंद का अनुभव कराने, जिससे थकावट का अनुभव नहीं होता है। छठा आपका बनेगा, दूरस्थ विद्वानों की विचारधारा का ज्ञान सरलता से जो है प्राप्त कराने में। और अब बात करें वीडियो क्लिप के महत्व की, तो वीडियो क्लिप से निम्नलिखित महत्व हो सकते हैं। पहला आपका बनेगा, इसके माध्यम से उच्चारण प्रतिक्रिया को जो है शुद्ध बनाया जा सकता है। दूसरा आपका, ज्ञान सुदृढ़ व चिरस्थायी होता है। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा, छात्रों को जो है सक्रिय रखने में। चौथा आपका बनेगा, छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में। ठीक है दोस्तों, ये आपके वीडियो क्लिप का महत्व हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत में जो है अनुवाद करना है। तो कुछ आपके वाक्य दिए हैं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, श्याम पैर से लंगड़ाता है, पेड़ फल से गिरते हैं। ये जो है आपका अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी सारे के सारे उदाहरण ये आए थे, तो इन्हीं को जो है फिर से रिपीट कर दिया है, यानी कि अगले ईयर में भी इन्हीं को रिपीट कर दिया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका 60% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट नहीं हम करना चाहते, ताकि आपका समय बचे। चलिए देखते हैं अब अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी 2024 के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे, तो जिसके हम लघुत्तरी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, भाववाचक ज्ञान को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। आपको भाववाचक ज्ञान को जो है परिभाषित करना है, इसके उदाहरण भी आपको लिखना है। तो बता दें, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा आपकी हेडिंग पड़ेगी, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। अब बता दें इसमें, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दोष भाव दशा गुणधर्म का जो है पता चलता है, उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, खटास, धर्म, मोटापा, सुंदरता इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये आप इतने उदाहरण लिख देंगे, पर्याप्त है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्र धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो आपसे क्री धातु का जो है लंग लकार का पूछा है। तो क्री धातु का जो है हो जाएगा प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों का जो है तीनों वचनों में अक्रोत, अक्रूताम, अकुर्वन, अक्रो, अक्रूतम, अकूर्ता, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्रम, ये जो है आपका लंग लकार में क्री धातु के तीनों पुरुषों में वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है।
तो आपसे पूछा है कि संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का महत्व। तो आइए जान लेते हैं। बता दें, संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का महत्व है कि उसका यह है कि यह भाषा को शुद्ध रूप से जानने का जरिया है। व्याकरण के जरिए ही किसी भाषा को शुद्ध से सटीक तरीके से लिखा या पढ़ा बोला जा सकता है। भाषा की सुंदरता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्याकरण के नियमों का जो है पालन करना जरूरी है। आइए जान लेते हैं व्याकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को। तो पहला आपका है कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा संस्कृत व्याकरण के वेदों को 6 भागों अर्थात अंगों में जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के प्रवक्ता प्रणानी है, यानी कि इसके जो है जन्मदाता प्रणानी को माना जाता है। और संस्कृत व्याकरण में वगीश शास्त्री ने जो है वैज्ञानिक रूप दिया है। इसे जो है संस्कृत भाषा को वगीश शास्त्री ने वैज्ञानिक रूप दिया है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो आपको संस्कृत शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता पर जो है प्रकाश डालना है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता निम्नलिखित है। तो पहला आपका पॉइंट बनेगा इंटरनेट पर संस्कृत में ब्लॉगिंग की जा सकती है। तो पहला आपका पॉइंट है। दूसरा आपका बनेगा संस्कृत भाषा के श्लोक सुने जा सकते हैं। दूसरा के बाद आपका तीसरा बनेगा संस्कृत भाषा शब्दकोश का इस्तेमाल करके संस्कृत शब्दों के अर्थ जो है समझे जा सकते हैं ब्लॉगिंग के माध्यम से। आइए इसके अन्य पॉइंट को देख लेते हैं। अगला जो है पॉइंट आपका बनेगा संस्कृत भाषा के नेटवर्क तंत्र का हिस्सा बनकर शुद्ध संस्कृत का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट बनेगा संस्कृत से जुड़े व्याख्यान सुने जा सकते हैं ब्लॉगिंग के अंतर्गत ही। और संस्कृत के बारे में जानकारी देने वाले कई एप्लीकेशन जैसे वात्स्ययम शब्द कत्यदुर्वम संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी शब्द का रूप माला आदि इत्यादि जो है इसमें समाहित रहते हैं। अगला पॉइंट बनेगा संस्कृत को कंप्यूटर की मदद से आसानी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट आपका पॉइंट बनेगा संस्कृत में लिखे ज्ञान भंडार को अन्य भाषाओं में जो है बदला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधोलिखित वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपके कुछ वाक्य दिए हैं, इनका जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको 4 से 5 जो है वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका पहला है हरि को नमस्कार करो, नमस्कार है। तो दूसरा है वह घर जाती है। तीसरा है हम दोनों पढ़ते थे। और लास्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इन्हीं शब्दों को आपको जो है संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला है हरि को नमस्कार है, तो इसका बनेगा हरि का नमस्कार का हरे नमः। दूसरा है वह घर जाती है, तो इसका हो जाएगा सा गृहम गच्छति। तीसरा है हम दोनों पढ़ते थे, तो इसका हो जाएगा आवाम पठावहम। और लास्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। इस प्रकार से इनका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए। तो आपका श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो सेविना चरित्वा तस्य वर्धने आयुर्विद्या यशोबलम। तो इस श्लोक का जो है आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने से बड़े का सम्मान एवं छोटे लोगों के लिए स्नेह करने वाले व्यक्ति जो नित्य अपने वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश, बल। ये सदा जो है
वृद्धि होती रहती हैं, इसलिए सभी का सम्मान करना और अभिवादन करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब जो अपने से बड़ों का सम्मान और छोटों से स्नेह करते हैं उनकी जो है हमेशा 4 चीज़ें वृद्धि होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, ये सदा जो है बढ़ती रहती हैं। इसलिए सभी को हमें सम्मान करना चाहिए और अभिवादन करना चाहिए। ठीक है, यही जो है इस श्लोक का सही अर्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में जो है आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश आपसे पूछा है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन का महत्व जो है निम्नलिखित है। तो आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन का महत्व इस वजह से है कि जिससे छात्रों में वाचन कौशल का विकास होता है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा आदर्श वाचन यानी शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन छात्रों के लिए एक मॉडल होता है। अगला आपका बनेगा आदर्श वाचन के बाद छात्र कक्षा में जो है सस्वर वाचन करते हैं जिसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट बनेगा कि सस्वर वाचन से छात्रों में वाचन कौशल का जो है विकास होता है। और अगला आपका पॉइंट बनेगा सस्वर वाचन से छात्रों को शब्दों और वाक्यों का जो है शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। और लास्ट आपका पॉइंट बनेगा सस्वर वाचन से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जो है आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जो है 2016 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन पेपर थे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हों तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी जो है डीएलएड और बीएड संबंधी जितनी भी क्लासेस होती हैं और जितने भी अपडेट होते हैं इस जो है चैनल पे आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो है फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।